बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स का जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था, इसी के अंतर्गत अब आगे कंटिन्यू करते हुए डाइथाइल मेलोनेट को हम स्टडी करेंगे, जो अनदर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। यह सक्रिय मिथाइलिन यौगिक है। डाइथाइल मेलोनेट मेलोनिक अम्ल का इथाइल एस्टर है और इसमें भी CH2 ग्रुप है, वो एक्टिव होता है या सक्रिय होता है। एसिटो एसिटिक एस्टर के समान मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट का भी इसका भी पर्याप्त संश्लेषणात्मक महत्व है और मुख्यतः यह कीटो रूप में विद्यमान रहता है तथा FeCl3 के साथ में कोई रंग नहीं देता है, जो ये सिद्ध करता है कि इसमें जो इनोलिक फॉर्म है वो बहुत अधिक प्रीडोमिनेट नहीं करती है। तो ये जो है इस प्रकार से कीटोनिक रूप में अधिक उपस्थित रहता है और डाइथाइल मेलोनेट का जो संश्लेषणात्मक उपयोग है वो काफ़ी कुछ एसिटो एसिटिक एस्टर की जो केमिकल यूटिलिटी की स्कीम है उसी के अंतर्गत फॉलो होता है। डाइथाइल मेलोनेट का स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे। डाइथाइल मेलोनेट में सक्रिय हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, ये प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें ये CH2 ग्रुप है, इसके ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये एक्टिव होते हैं और ये जो CH2 ग्रुप है ये फ्लैंक होता है दोनों तरफ कीटोनिक ग्रुप से और -I के इम्पैक्ट के कारण है ये जो CO समूह है या ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। एक जो CO समूह है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, दूसरा CO समूह है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के कारण है वो पुल कर रहा है। इसकी वजह से ये जो CH2 के दोनों हाइड्रोजन हैं ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और इसी की वजह से इनका जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने एसिटो एसिटिक एस्टर में देखा था, वैसे ही डाइथाइल मेलोनेट में भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के फॉर्मेशन हो जाते हैं और उसी से आगे इनकी सिंथेटिक यूटिलिटी है वो बनती है। तो ये डाइथाइल मेलोनेट का मैंने जैसे बताया है कि मेलोनिक अम्ल का ये इथाइल एस्टर है, C डबल बॉन्ड O OH एंड C डबल बॉन्ड O OH है। तो ये मेलोनिक अम्ल में CH2 बीच में होता है और दोनों तरफ COH ग्रुप है। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका ये जो है इथाइल एस्टर है। अब हम इसका जो सिंथेटिक यूटिलिटी है डाइथाइल मेलोनेट की वो हम देखते हैं। जिस तरह से हमने एसिटो एसिटिक एस्टर की सिंथेटिक यूटिलिटी को देखा था, इसमें पहले सोडियम सॉल्ट का हम फॉर्मेशन करेंगे। तो सोडियम एथॉक्साइड या पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम सॉल्ट का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। मोनोसोडियम डेरिवेटिव ये फॉर्मेशन हो गया। फिर ये जो इनोलेट जो आयन है ये इसका हम एल्किलीकरण करेंगे। एल्काइलेशन करने के लिए जो भी हमने एल्काइल ग्रुप हमें इसमें इंट्रोड्यूस कराना है, जैसे R ग्रुप को अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना है तो RX या एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर ये जो है इसका एल्काइलेशन हो जाएगा और ये एल्काइलेटेड मोनो एल्काइलेटेड डाइथाइल मेलोनेट, इसको हम कह सकते हैं मोनो एल्काइल डाइल इथाइल मेलोनेट। अगर हमें इसका अगेन यहाँ पर एक और हाइड्रोजन इसका अगर रिप्लेस करना है तो हमें यही प्रक्रिया फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी और अगेन हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कर देंगे तो ये हाइड्रोजन जो दूसरा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है ये भी यहाँ से हट जाएगा और हमारे लिए जो है इसका सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये जो है एल्काइल डाइथाइल मेलोनेट का सोडियम सॉल्ट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका अगर हम अगेन
एल्काइलेशन करना चाहते हैं, सेम एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, तो अगेन एल्काइलेशन करने पर है डाइल्काइल मेलोनिक एस्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो स्कीम है, ये जो हमारा मेथड जो है, जो इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी से संबंधित है, वो एसिटो एसिटिक एस्टर के समान ही है। तो अब यहाँ पर दोनों सक्रिय हाइड्रोजन हैं, दो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको हम कैसे जो है यूज़ करेंगे। अब ये जो हमारे लिए एल्काइलेटेड डाइथाइल मेलोनेट प्राप्त हुआ है, इसको हम जल अपघटन द्वारा हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। और जल अपघटन के लिए पहले हम एक्वस एल्कली काम में लेंगे और फिर हम डाइल्यूट एसिड के द्वारा इसका जल अपघटन करेंगे। और इससे जो है दोनों COO C2H5 ग्रुप हैं वो हाइड्रोलाइज होकर के हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है वो प्राप्त हो जाएगा। मेलोनिक अम्ल का, एल्काइल मेलोनिक अम्ल का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। उबलते क्षारीय विलयन द्वारा जल अपघटन तथा फिर तनु NaOH या तनु H2SO4 द्वारा अम्लीकरण करने पर प्रतिस्थापित मेलोनिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसमें हम पहले तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉइल्ड जो क्षारीय विलयन है वो हम काम में लेंगे। तो इससे वास्तव में उसमें अगर हमने NaOH लिया है, एक्वस NaOH का उबलता हुआ विलयन लिया है, तो हमें दोनों जो है जो CONA प्राप्त हो जाएगा, अर्थात साल्ट प्राप्त हो जाएगा मेलोनिक एसिड का। और फिर हम इसको तनु अम्ल H2SO4 या तनु HCl द्वारा इसको हम फिर से डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। उक्त द्विप्रतिस्थापित अम्लों को गर्म करने पर जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निष्कासित हो जाएगी और ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो हाइड्रोजन है वो इस पर पहुँच जाएगा CH वाले कार्बन पर और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2COH में, कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो जाएगी। इस प्रकार से जो भी हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो R ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि जो मेलोनिक एस्टर है उससे हमारे लिए ये पेरेंट जो ग्रुप है वो हमें प्राप्त हो रहा है। ये एसिडिक अम्ल का जो है ये पार्ट है CH2COH है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसमें R ग्रुप हम कोई भी लगा सकते हैं, हम जो भी R ग्रुप लगाना चाहें, एल्काइल ग्रुप है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं और जो है डिज़ायर्ड कार्बोक्सिलिक अम्ल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी देखने के लिए हम देखते हैं जैसे N-वैलेरिक अम्ल का संश्लेषण। N-वैलेरिक अम्ल क्या है? नॉर्मल वैलेरिक अम्ल है, N-पेंटेनोइक एसिड है ये। N-पेंटेनोइक एसिड कॉमनली नोन एज N-वैलेरिक एसिड है। इसमें जो हमारा जो पेरेंट जो ग्रुप है वो CH2COH है, CH2COH ग्रुप है। और इसमें अगर हम इस पेरेंट ग्रुप के बियॉन्ड हम देखते हैं तो इसमें N-प्रोपाइल ग्रुप है वो इसमें प्रेजेंट है। तो N-वैलेरिक एसिड इसको हम टारगेट एसिड के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। टारगेट एसिड में CH2COH है, ये जो समूह है ये तो हमें मेलोनिक एस्टर से प्राप्त हो जाएगा और इसमें हमें जोड़ना है N-प्रोपाइल ग्रुप है। ये N-प्रोपाइल ग्रुप इसके बियॉन्ड है जिसे हमें ऐड करना है। तो N-प्रोपाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए हम वही स्कीम फॉलो करेंगे। पहले सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। डाइथाइल मेलोनेट का सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम सॉल्ट बनने के बाद में फिर जो है जो हमारे लिए सोडियम सॉल्ट प्राप्त हुआ है उसका N-प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ में एल्काइलेशन कर देंगे। ये रिएक्शन हम देख लें। पहले हम सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, ये जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर प्राप्त हो गया और फिर इस सोडियम सॉल्ट का N-प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ में प्रोपाइलेशन रिएक्शन हम कर देंगे। इसको हम स्पेसिफिकली प्रोपाइलेशन रिएक्शन कहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर N-प्रोपाइल ग्रुप को इसमें ऐड कर दिया है।
तो इसका जो है ये प्रोपाइल ग्रुप ऐड हो जाने पर ये जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर जो है प्रोपाइलेशन करने पर ये जो है एन प्रोपाइल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब इसकी आगे वही स्कीम हम फॉलो करेंगे। इससे हमारे लिए एसिड प्राप्त करने के लिए पहले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उसी प्रकार से पहले हम एल्कली के साथ में गर्म करेंगे, एक्वस एल्कली के साथ में बॉयल करेंगे और फिर जो है उसका एसिडिफिकेशन करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस में वो जो है फर्स्ट स्टेप में OH एंड वाटर, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में एक्वस एल्कली के साथ में बॉयल करने पर ये जो है हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे लिए जो है फॉलोड बाय डाइल्यूट एसिड के साथ गर्म करने पर फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है और इससे हमारे लिए फिर ये जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन, ये थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन है, तापीय जो है हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से इवॉल्व हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने के साथ में एन वैलेरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा जो पेरेंट ग्रुप था वो ये था और CH3 CH2 CH2 अर्थात एन प्रोपाइल ग्रुप को हमने इसमें जोड़ दिया और टारगेट मॉलिक्यूल या डिजायर्ड मॉलिक्यूल एन वैलेरिक एसिड है, डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हम इसका सिंथेटिक यूटिलिटी देखते हैं। अगर हमारे लिए इस प्रकार का एक कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होना है, ये आइसोब्यूटायरिक एसिड है। आइसोब्यूटायरिक एसिड के टारगेट मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो एसिटिक एसिड का जो कंपोनेंट है जो हमारा मेलोनिक एस्टर से प्राप्त होना है वो CHCOH है और इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अर्थात इस अपक्रिया में हमारे लिए मिथाइलेशन का जो प्रोसेस है वो 2 बार करना है और एक बार हम मिथाइलेशन करेंगे, अगेन दोबारा मिथाइलेशन करेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप है वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहला है सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन। सोडियम सॉल्ट ये बन गया C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड के साथ में गर्म करने पर सक्रिय हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होकर के सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। फिर मिथाइलेशन फर्स्ट होगा। पहले मिथाइलेशन के प्रोसेस में मिथाइल ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करने पर एक मिथाइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मेलोनिक एस्टर के जो सक्रिय हाइड्रोजन है उसके प्रतिस्थापन के द्वारा एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगेन फिर हम इसमें, क्योंकि हमें जैसा हमने शुरू में देखा था कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसमें जो है 2 मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं तो हमें 2 बार इसका कंसेक्यूटिव मिथाइलेशन करना पड़ेगा। अगेन हम इसका सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे। जो हमारा मिथाइलेटेड जो कंपाउंड बना है, मिथाइलेटेड सब्स्टिट्यूएंट बना है, उसका अगेन हम सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे और इस प्रकार से हमें सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। इस सोडियम सॉल्ट का फर्दर मिथाइलेशन किया जाएगा। ये सेकंड मिथाइलेशन है। ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये सेकंड मिथाइलेशन है, ये फर्स्ट मिथाइलेशन है। सेकंड मिथाइलेशन के द्वारा अगेन जो है मिथाइल ब्रोमाइड से हम रिएक्शन करेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप है इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो प्रोसेस है वही स्टेप 5 हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप हैं वो बढ़ गए हैं और इसमें हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में पहला स्टेप है, मैंने बताया है कि एक्वस एल्कली के साथ में बॉयल करना है जिससे कि ये CO C2H5 ग्रुप, CO अगर जो भी हमने एल्कली लिया है CONA या COK में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जब हम अम्ल के साथ में तनु HCl या तनु H2SO4 के साथ में गर्म करेंगे तो ये विघटित होकर के इस प्रकार से डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल दे देगा। अब हमारा जो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे ताकि एक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इसमें से लॉस हो जाएगा और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होकर के जो है हमारे लिए डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, इसका जो डेराइव्ड नेम है या इसी को हम लोग आइसोब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। आइसोब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
इस प्रकार हमने जो टारगेट मॉलिक्यूल, तो कोई भी एसिड अगर हमारे लिए बनाना है उसमें हम जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जो पेरेंट ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस, ये जो है उसके अंदर क्या जो है ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस होना है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके हम जो डिज़ायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको बना सकते हैं।